हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ कहानी का चौथा भाग। अगर आप इस कहानी के पहले के 3 भाग को नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अहमद अभी भी चेयर पर बैठा सिगरेट पी रहा था। सिगरेट पीने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। एस्ट्रे भर चुका था। एक तो वे इस गम में पी रहा था कि इतने सालों की हुई उसकी मेहनत पर पानी फिर चुका था। इतने सालों से उसने जैन के अंदर के इस दरिंदे को कितनी मुश्किल से सुलाया था, जो अब फिर जाग चुका था। और दूसरा वे जैन के ऊपर हाथ उठाने की वजह से पी रहा था। उसे बहुत दुख हो रहा था जैन के ऊपर हाथ उठाने पर। फिर उसने सोचा अगर वे ऐसा न करता तो जैन खुद को नुकसान पहुंचा लेता। जैन की आंख खुलते ही उसने देखा कि अहमद कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। उसने अहमद को आवाज़ दी, मेरी जान। जैन की आवाज़ सुनकर उसने सिगरेट को एस्ट्रे में मसल दिया और उठकर उसके पास जाकर बैठ गया। अब तो ठीक है? अहमद ने पूछा। नहीं यार, मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, जैन ने अपना सिर अपने हाथों से जकड़ते हुए कहा। अहमद, मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे माँ बाबा को मारा है। मैं उसे उससे भी दर्दनाक मौत दूंगा, जैन ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन तुझे अभी के लिए अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। अपने गुस्से की वजह से कुछ गलत मत कर देना, समझा? हम सबसे पहले उससे उसकी प्यारी चीज़ छीनेंगे, तू समझ गया ना? अहमद उसे अच्छे से समझ रहा था, क्योंकि उसे पता था अब जैन को समझना बहुत मुश्किल है। मैं समझ गया। एक पल की खामोशी के बाद जैन ने जवाब दिया। जैन ने अचानक शीशे में अपने चेहरे को देखा। उसके होठों पर खून जमा था और वे हल्का सा सूज भी गया था। एक पल की हैरानी के बाद वे मुस्कुराते हुए बोला, ये तेरा कारनामा है ना मेरी जान? ये कहकर उसने अहमद को गले से लगा लिया। मुझे पता है तूने मेरा हैंडसम चेहरा क्यों खराब किया है, जैन मुस्कुराते हुए बोला। अहमद बतीसी दिखाते हुए बोला, सॉरी यार। अहमद ने मन में सोचा, चलो अच्छा है, इसका इस टॉपिक से ध्यान तो हटा। अच्छा जैनू, तू रुक, मैं तेरे लिए खाना लाता हूँ। अहमद के जाने के बाद जैन खुद को एक बार फिर शीशे में देखने लगा। थोड़ी देर बाद अहमद खाने की ट्रे लिए अंदर आया और जैन से बोला, ये ले जैनू, खाना खा ले। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है, जैन ने उसे मना कर दिया। देखिए यार जैनू, अब लड़कियों की तरह नखरे मत दिखा। मैंने खुद से वादा किया है, मैं अपने इन प्यारे हाथों से अपनी प्यारी बीबी को ही खाना खिलाऊंगा। चल अब खाना खा ले। नहीं यार, मेरा दिल नहीं है। जैन अभी इतना ही बोल पाया था कि तभी अहमद उसकी बात काटते हुए बोला, चुपचाप खाना खा ले, नहीं तो तेरा थोबड़ा और बिगाड़ दूंगा। उसकी धमकी सुनकर जैन ने जल्दी से खाने की ट्रे को अपनी तरफ खींचकर खाना खाने लगा। जैनब को इजाज़त तो मिल ही गई थी। वे जानती थी उसका भाई उसे रोकेगा नहीं। उसने अपनी पैकिंग की और नीचे आकर फुरकान को सलाम करते हुए घर से निकल गई। शुक्र है कुछ दिन के लिए इस बला से जान छूटी। जैनब के जाने के बाद फुरकान ने गुस्से से अपनी बीवी से कहा। जैन के खाना खाने के बाद अहमद बर्तन हटाकर सोफे पर बैठकर सीरियस होते हुए बोला, साह, अब मुझे सब बता। अहमद जैन को साह तभी बोलता था जब वे बहुत सीरियस होता था। जैन ने उसे सीरियस देखकर सारी बातें बता दी जो इमरान ने उसे फ़ोन पर कही थी। जैन की बात सुनने के बाद अहमद को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वे जानता था अगर उसने खुद पर कंट्रोल नहीं किया तो जैन को कोई और नहीं संभाल सकता था। जैन ने अपने एक आदमी को फ़ोन करके इमरान पर नज़र रखने के लिए कहा। देखते हैं कासिम क्या खबर देता है। अब अगला कदम अली की बहन की शादी के बाद उठाएंगे। साह, तू ठंडा रहना, नहीं तो इमरान की जगह मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा, अहमद ने उसे गुस्से से कहा। उसकी बात सुनकर जैन मुस्कुरा दिया। तभी उसे कुछ याद आया। उसने वापस से कासिम को फ़ोन किया और उसे अहमद के घर आने के लिए कहा, क्योंकि अहमद घर में अकेला रहता था, उसके माँ पापा नहीं थे। जैनब जब सानिया के घर पहुंची तो सब ने उसका अच्छे से वेलकम किया। सानिया की अम्मी ने उसे ढेरों दुआएं दी। उसके बाद सानिया उसे अपने कमरे में ले गई। लो जैनी, ये मेरा कमरा है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लेकर आती हूँ, फिर दोनों साथ में खाना खाएंगे। इतना कहकर सानिया वहाँ से चली गई और जैन भी फ्रेश होने चली गई। जैन के बुलाने पर कासिम आ गया था और अब वे उसके पास खड़ा था। और बताओ कासिम, इमरान की कोई खबर है? जैन ने कासिम से पूछा।
जी बॉस, इमरान लड़कियों की स्मगलिंग हैदराबाद कर रहा है। बस तारीख अभी पता नहीं, वे भी जल्द पता चल जाएगी। कासिम ने जैन को एक सांस में सारी बात बता दी। कब पता करोगे? जब वे लड़कियों को हैदराबाद भेज देगा तब, जैन ने गरज कर कहा। उसकी आवाज़ सुनकर मानो कासिम के तो होश ही उड़ गए। बॉस, आप फिक्र न करें, काम जल्द ही पूरा हो जाएगा, कासिम ने डरते डरते कहा। वे तो होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो। जैन ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। कासिम ने मदद भरी नज़रों के साथ अहमद को देखा तो अहमद ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कासिम से कहा, जाओ कासिम, काम हो जाएगा तो बता देना। कासिम सुकून की सांस लेता है और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद अहमद जैन से बोला, यार जैनू, कम से कम कासिम को तो बख्श दिया कर, वे तो हमारा वफादार आदमी है। इन्हीं धमकियों की वजह से वफादार है और मुझे तेरे अलावा किसी और पर यकीन नहीं है। क्या पता ये भी एक गद्दार हो। जैन ने सिगरेट के कस भरते हुए अहमद से कहा। अहमद ने अफसोस से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या पता मैं भी गद्दार हो सकता हूँ। उनकी बात सुनकर जैन मुस्कुराया और फिर सीरियस होकर बोला, इम्पॉसिबल, तू तो मेरी जान है, तू मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। तुझ पर तो मैं आंख बंद करके भी भरोसा कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर अहमद मुस्कुराते हुए बोला, और अगर निकल गया तो जैन कुछ सोचते हुए बोला, तो मैं खुद की ही जान ले लूँगा। उसकी बात सुनकर अहमद के तेवर बदल गए। उसने सोफे से कुशन लिया और जैन को मारना शुरू कर दिया। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कहने की? अगर दोबारा कभी ऐसा सोचा भी तो मैं भी अपनी जान ले लूँगा। यार अहमद, तू भी कभी ऐसा मत सोचना, मुझे खुद से ज़्यादा तुझ पर यकीन है। जैन ने उसका सिर हिलाते हुए कहा। चल अब तू खड़ा हो जा, अहमद ने कहा। उसकी बात को न समझकर भी जैन खड़ा हो गया तो अहमद ने उसे जोर से गले लगाते हुए बोला, थैंक्स जानू, इस यकीन के लिए। चल इसी बात पर पिज़्ज़ा खाते हैं। ये तेरा पेट कब फूल होगा? जैन ने उसे धक्का देते हुए कहा। मेरे मरने के बाद, अहमद ने अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहा। तुझे इतना ही मरने का शौक है तो ये नेक काम मैं अपने इन हाथों से क्यों ना कर दूं? जैन ने उसे घूरते हुए कहा। जैनो जानी, आपके हाथों से मरना भी मुझे मंजूर है। ये कहकर वे बाहर की तरफ दौड़ने लगा, क्योंकि वे जानता था कि जैन को इस लाइन से सख्त नफरत है। अक्सर नैना भी उससे यही कहती थी, अहमद के बच्चे, तू जरा मेरे हाथ लग। जैन उसके पीछे भागते हुए चिल्लाकर बोला, सॉरी जैनू, मेरे बच्चे नहीं हैं, अहमद ने हंसते हुए कहा। जब दोनों भाग भाग कर थक गए तो खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे। जैन अहमद के कंधे पर हाथ रखकर बोला, चल यार, पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठ गए। अहमद ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। फ़ोन कनेक्ट होते ही अहमद ने कहा, कमरे की हालत ठीक कर दे और हाँ, लिस्ट जो भेज रहा हूँ सामान लाकर सेट कर देना। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। जैन ने उसकी तरफ नासमझी से देखा। अहमद उसकी नज़रों का मतलब समझते हुए गुस्से से बोला, अब ऐसे क्या देख रहा है, जैसे कुछ पता ही नहीं हो। तूने मेरे घर की जो हालत की है उसे ठीक करवाए बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? उसकी बात सुनकर जैन मुस्कुराते हुए बोला, चल इसी बहाने ही सही तेरे घर की सफाई भी हो जाएगी। अहमद ने उसे घूरकर देखा और बोला, कमीने इंसान, एक तो मेरे प्यारे बेडरूम की तूने इतनी खराब हालत कर दी, ऊपर से तू मुझे ही सुना रहा है। जैन अपनी भौवें उचकाते हुए बोला, मतलब तुझे मुझसे ज़्यादा प्यार अपने बेडरूम से है? और नहीं तो क्या, फिर कमरा मैंने अपनी होने वाली बीवी के लिए अपने हाथों से सजाया था और तूने सब बर्बाद कर दिया। अहमद ने शरारती अंदाज में कहा, अगर तूने ये बात मुझे पहले बताई होती तो। जैन की बात पूरी होने से पहले ही अहमद बोल पड़ा, तो तू उसकी ये हालत नहीं करता। नहीं? उसकी बात पूरी होने से पहले ही अहमद फिर से बोल पड़ा, मुझे पता था तू मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करेगा, बल्कि मैं उससे भी बुरी हालत कर देता। जैन ने अपनी बात पूरी की और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अहमद ने उसे घूरकर देखा, लेकिन इस बार कुछ नहीं कहा। पिज़्ज़ा खाने के बाद जैन ने अहमद को उसके घर पर छोड़ा और फिर अपने घर के लिए निकल गया।